नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत है भाई अपने इस YouTube चैनल रिच एबिलिटी के अंदर। और आज के दिन अपन बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, तो देखो आज के दिन अपन इसके अंदर क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात, कंपनी का अपन बिजनेस को समझते हुए इसका फ्यूचर के अंदर क्या प्रोसेस रह सकता है कि कौन से सेक्टर में कंपनी का भविष्य है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उस सेक्टर के अंदर क्या क्या भविष्य में दिक्कत देखने को मिल सकती है और कौन कौन से रास्ते क्लियरिटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देन उस सेक्टर के बारे में भी बहुत से लोगों के डाउट है, ठीक है, उन सभी को अपन स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एंड के टाइम क्या होगा, अपन जब कंक्लूजन की बात करेंगे ना, तो उन चीज़ों को बड़े आराम से सुनना कि यार वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है और आपको करना क्या है। ऑफकोर्स मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक आइडिया हो ही जाता है। तो दोस्तों अपन वीडियो को फटाफट से हाल फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, जहां पर कंपनी के मेजर बिजनेस के अंदर आपको शुगर मैन्युफैक्चरिंग सबसे मेन कोर कंपनी का यही बिजनेस देखने को मिलता है। देन इसके अलावा एल्कोहल है, इथेनॉल है, एंड दूसरा पावर जनरेशन का इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर इतना कोई विशेष कंपनी कमाती नहीं है। जहां तक बात रही कंपनी का मेन कोर बिजनेस शुगर है और दूसरी कमाई होती है इसकी इथेनॉल बिजनेस से। सबसे मेन कोर बिजनेस इनके यही देखने को मिलने वाले। देन मार्केट कैप कितना है, 4,218 करोड़, यानी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। देन पीई की बात करते हैं, नहीं देखने को मिल रहा, तो एक अनुमान हो जाता है कि कंपनी लॉस के अंदर होगी। चलो ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। पेयर कंपैरिजन, इसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगा, हाल फिलहाल इसको इग्नोर करूं। देन क्वार्टरली रिजल्ट, चलो क्वार्टर 2 का इसका रिजल्ट आ चुका है सितंबर 2024, इसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस, जैसा कि अभी अपन ने पीई देखते हैं, अनुमान हो जाता ना यार कि क्या होगा आगे, तो आप सभी लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, -76 करोड़। पिछले क्वार्टर 1 के अंदर कितना था, 67 करोड़, यानी इस बार लॉस ज्यादा होते हुए देखने को मिला। और अगर मैं एक साल पहले की बात करता हूं तो सितंबर 2023 आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, उस टाइम कितना था नेट प्रॉफिट, तो 123 करोड़। ठीक है, पिछले साल से थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से जिस प्रकार कंपनी का नाम है, मतलब इतने बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग कर रही है, तो उस हिसाब का मतलब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, जबकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आपको देखने को मिलता है शुगर का। देन इसके अलावा एक चीज और नोटिस करना है, इसके अंदर इसकी सेल्स है ना ठीक आपको देखने को मिलती है, मतलब इतनी भी दमखम वाली बात नहीं है, लेकिन इसका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, शुगर सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितनी भी कंपनीज है, आप सभी के अंदर जाके चेक करना, इन सभी का खर्चा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमेशा ध्यान रखना। देन आप चाहो तो पेनल भाई ईयरली बेसिस पर भी चेक कर सकते हो, कंपनी लंबे टाइम से लॉस मेकिंग आपको देखने को मिल रही है, घाटे में है भाई। देन चलो भाई थोड़ा और नीचे चलते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, रिजर्व्स प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। बोरोविंग, कंपनी के ऊपर कर्जा है भाई अच्छा खासा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो अपने लिए बहुत मायने रखता है, वो कितना है, 3,557 करोड़। आई होप भाई सारे फिगर्स रुपीज करोड़ में होगा, ठीक है। 3,570 करोड़ का कंपनी का आपको 3,557 करोड़ का कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपन को देखने को मिलता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट आपको मान के चलो। देन नीचे और आ जाओ भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके अंदर क्या है, तो प्रमोटर के पास 24.96, ठीक है, 25% मान के चलो। प्रमोटर के पास 25% का माल है, फॉरेन निवेशक 4-4.5%, डोमेस्टिक 8.25%। दिन इसके बाद में पब्लिक पूरा माल जो जितना भी बचा हुआ है 62%, 62.5% पब्लिक के हाथ में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इतना सा दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो प्रमोटर के पास अभी अपने माल देखा ना 24% का, आइए आप सभी को दिख रहा होगा भाई, 24-25% का प्रमोटर के पास माल है, 62% पब्लिक के पास है। तो भाई ये जो 24% है, इन्होंने पूरा का पूरा गिरवी रखा हुआ है, मतलब प्लेज इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है 24.95, पूरा का पूरा माल इन्होंने पूरा 100% गिरवी रख रखा है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। अगर आप फंडामेंटल पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। केवल आप ऊपर से पढ़ लोगे कि यार प्रमोटर के पास इतना है, ठीक है, डोमेस्टिक के पास इतना, फॉरेन निवेशक के पास इतना, लेकिन इसके पीछे का मतलब जो पीछे की कहानी जानो, इन्होंने पूरा का पूरा गिरवी रखा हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन भाई एक छोटी सी नजर आप कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर डालो कि भाई कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शुगर सेक्टर कंपनी का मेन कोर बिजनेस है, तो 83% का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। उसके बाद में डिस्टिलरी की तरफ से भी कंपनी का 13% का आपको रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। देन पावर सेक्टर और अदर आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्टिलरी मतलब जिसके अंदर एल्कोहल या फिर इथेनॉल, ठीक है, उसके थ्रू मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसको डिस्टिलरी के अंदर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अब अपन आते हैं वीडियो के सबसे मेन सार के ऊपर। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो भी अपन ने चेक करा वो कंपनी का एक छोटा मोटा फंडामेंटल था, जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था ना कि बजाज हिंदुस्तान शुगर के फंडामेंटल क्या है। आई होप आप सभी को कुछ तो पता ही चला होगा। अगर आपको थोड़ा भी मेरा एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब भाई वीडियो का मेन सार शुरू करते हैं अपन। देखिए कंपनी के लिए जो
भविष्य है वो कौन से सेक्टर के अंदर है, तो वो है एथेनॉल सेक्टर के अंदर। ठीक है, देखो जिस प्रकार से पावर सेक्टर पहले कैसा था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन थकेला टाइप का सेक्टर था, कोई भी शेयर इतनी आपको अर्निंग नहीं देता था, रिटर्न नहीं देता था। उसके बाद क्या हुआ, रिन्यूएबल ने एंट्री करी और पावर सेक्टर तेजी में आपको देखने को मिले। ठीक इसी प्रकार से शुगर सेक्टर थकेला टाइप का सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर आता है एथेनॉल। और जब से एथेनॉल की एंट्री हुई है भाई, इन शेयरों के अंदर आपको तेजी देखने को मिली थी। यस भाई, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। कारण क्या है, पहले बात तो तेजी का, कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हम आने वाले समय के अंदर मतलब 2025 से 26 तक अपने ये टारगेट लेके चल रहे हैं। भाई ये टारगेट आपको बता दूं पहले 2030 तक का था, बाद में इन्होंने अपने टारगेट को शिफ्ट कर दिया कि हम आने वाले सन 2025 से 26 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% के टारगेट को अचीव कर लेंगे। देन अब अपन बात करेंगे एथेनॉल के बारे में, लाइक एथेनॉल प्रोसेस क्या है बनने का। तो सबसे मेन दो ही इसके प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है शुगर के थ्रू आप डायरेक्ट एथेनॉल बना सकते हो। ठीक है, दूसरा है राइस, चावल के थ्रू आप एथेनॉल बना सकते हो। लेकिन जो सस्ता पड़ता है ना वो है शुगर के अंदर आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है थोड़ी सस्ती पड़ती है और उसके थ्रू आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके कोई चीज सस्ती पड़ेगी तो आपका मतलब आने वाले जगह कॉस्ट कम हो जाएगी, तो पैसा अच्छा बचेगा। दूसरी राइस की बात करता हूं तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा कॉस्टली वो पड़ जाता है, तो इसलिए हमेशा राइस को सेकंड नंबर पर रखा जाता है। अब जैसे ही मैं राइस का नाम लेता हूं, ठीक है, शुगर का नाम लेता हूं, तो अपने माइंड में कौन सी मिनिस्ट्री आती है, फूड मिनिस्ट्री। इसके बारे में ध्यान रखना। देन जैसे ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले पेट्रोल की बात करी, तो वहां पर ऑयल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। अब देखो मैंने यहाँ पर दो मिनिस्ट्री की बात करी, ऑयल और फूड मिनिस्ट्री। आखिर मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, इन दोनों को अपने दिमाग में ऐड करके रखना। अभी थोड़ी देर में आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई मैंने इनके बारे में बात क्यों करी। अपन भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको बड़े आराम से सीखने को मिले, समझने को मिले। देन दोस्तों, आप सभी को मैंने इन दोनों मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से इस सेक्टर के अंदर इन दोनों का रोल आता है। देन इसके बाद में बीच के अंदर एंट्री होती है इन्फ्लेशन की, और जैसे ही इन्फ्लेशन बीच के अंदर आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा देती है शुगर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, जिसमें से एक ये भी था कि आप अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे ही ये खबर अपने सामने आई तो बहुत से लोग हो हल्ला करने लगे कि यार एथेनॉल का सेक्टर बर्बाद होने वाला है, इसके अंदर मत लगाओ पैसा, ये वो। और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी ऐसी बहुत सी वीडियोज बनाई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्फ्लेशन तो एक बहाना था। ठीक है, देखो ये तो एक नॉर्मल सी समझ वाली बात है, सामने इलेक्शन आपको देखने को मिल रहे थे, तो इन्फ्लेशन की आड़ के अंदर इन्होंने वो सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है, ताकि प्राइस थोड़ी काबू में आए और इन्फ्लेशन जैसी चीजें ना देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है मतलब इलेक्शन टाइम पर ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शन हटा, मतलब इलेक्शन कंप्लीट हुआ, इन्होंने लगभग रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। ठीक है, हाल फिलहाल एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने हटा दिए। देन इसके अलावा इसी गवर्नमेंट का टारगेट था ना भाई कि 2025 तक हम ये सब करेंगे, तो भाई नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है। एंड G20 समिट के अंदर मोदी जी ने भी बाकी नेताओं से ये बोला था, मतलब विदेश के जो नेता आए थे उनको ये भी बोला था कि आप भी इस सेक्टर के ऊपर बढ़ावा दो। तो ये चीज तो अपन को क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर सीरियस है और उन्होंने कुछ टारगेट भी रखे। तो ऐसी मूर्खता करना कि यार सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, इनके ऊपर प्राइस कट लगा दिए वो, अरे भाई जोन तो देखो कौन सा, मतलब इलेक्शन वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को अभी तक की जो भी मैंने आपको बातें बताई आप सभी को क्लियर हुई होगी भाई, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब अपन अपना स्टेप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब अपन बात करेंगे कि इन कंपनीज के सामने जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटे, लेकिन इनके ऊपर एक सामने एक और इशू था। ठीक है, लाइक जैसे एक प्राइस कैप का जो इशू था वो जैसे हटा, तो लेकिन इनके ऊपर एक और इशू था, वो था अच्छी प्राइसिंग। अगर कंपनीज इथेनॉल सेक्टर के ऊपर अपना फोकस रखती है, आने वाले समय के अंदर उसको मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करती है, केपेक्स का अनाउंसमेंट करती है, तो उनके लिए यार उनकी एक प्राइस भी चाहिए। ठीक है, उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस हाइक नहीं करी जा रही थी। देन इसके अलावा इनको शुगर के ऊपर भी एमएसपी नहीं मिल रहा था, तो ये इनकी एक बहुत ही बड़ी डिमांड देखने को मिल रही थी। तो भाई कंपनीज की ये डिमांड कहाँ पर रखी इन्होंने, नॉर्मल सी बात है मिनिस्ट्री के पास। और हाल फिलहाल मैंने आपको दो मिनिस्ट्री के बारे में बताया था, कौन सी, फूड मिनिस्ट्री और ऑयल मिनिस्ट्री। अब अपन इनके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एथेनॉल की प्राइस हाइक होगी जल्दी ही। क्वेश्चन मार्क है, क्या होगी या फिर नहीं। ठीक है, क्या कैबिनेट की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई मिनिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर सकती है, लेकिन इस चीज को पास कौन करेगा। ठीक है, इसको ग्रीन सिग्नल कौन देगा, कैबिनेट। तो इसलिए कैबिनेट की तरफ सभी की निगाहें हैं। और अगर आपको थोड़ा और नीचे लेके चलता हूं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ऑयल मिनिस्टर की तरफ से हरी झंडी मिलते हुए देखने को मिल रही है कि यार अब एथेनॉल की प्राइस बढ़ जानी चाहिए। फूड मिनिस्टर की तरफ से भी यही चीज आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये डिमांड किन की तरफ से आपको देखने को मिल रही है, ऑयल मिनिस्टर की तरफ से, फूड मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इसको पास कौन करेगा, कैबिनेट। अब सभी की निगाहें कहां पर है,
कैबिनेट के ऊपर, ठीक है। ये तो आर्टिकल, लेकिन बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की आड़ में क्या क्या कर रही थी, उसी आड़ में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो भाई, सामने महाराष्ट्र के इलेक्शन अपने सामने आ चुके हैं, ठीक है। और आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिनको नहीं पता नोट कर लेना भाई, शुगर के अंदर, ठीक है, शुगर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस शुगर कहां पर होती है पूरे भारत के अंदर? तो 3 स्टेट अपने नाम सामने सबसे पहले आते हैं। पहला यूपी, दूसरा कर्नाटका, तीसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के चुनाव अपने सामने हैं, और कंपनीज की डिमांड क्या है कि आप इसकी प्राइस हाइक कर दो, ठीक है। देन इसके अलावा इसकी एमएसपी भी बढ़ा दो, ठीक है, शुगर सेक्टर के ऊपर। अब ज्यादा चांस ये है कि इसकी प्राइस हाइक कर दे, क्योंकि कब देखो, गवर्नमेंट वैसे ही समर्थन कर रही है इथेनॉल सेक्टर के ऊपर, तो उनको तो आज नहीं तो कल प्राइस हाइक करनी ही है। लेकिन अब कंपनीज की डिमांड भी है, और सामने क्या है, महाराष्ट्र का चुनाव भी, तो ज्यादा चांस ये है कि ये इथेनॉल की प्राइस हाइक कर दे, जिससे ऑफकोर्स भाई इलेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। मैं मतलब गलत वे में नहीं करा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग भी समझते हैं भाई मेरे कहने का मतलब क्या है। तो बस इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द कैबिनेट की तरफ से ये अप्रूवल आ ही सकता है, और ये मतलब इसी हफ्ते आते हुए देखने को मिलेगा भाई। मैं भी शायद आज, जैसे ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तो मंगलवार होगा आज के दिन, ठीक है, तो शायद बुधवार या फिर गुरुवार के दिन ही, ठीक है, आपको कैबिनेट की तरफ से इसका अप्रूवल भी देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स मैं क्वेश्चन मार्क लेके चलूंगा, एक बोलते ना, मिल सकता है जैसे शब्द का उपयोग लेकर चलूंगा। अगर ऐसा होता है तो भाई अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और चांस ज्यादातर यही है कि शायद इस बार प्राइस हाइक होते हुए देखने को मिल सकती है। देन अब मैं बात करूंगा कि वीडियो के कंक्लूजन के अंदर भाई, शुरुआत अपन ने करी थी बजाज हिंदुस्तान से, अपन पूरे सेक्टर के ऊपर चल गए। तो ऐसा क्यों? तो भाई स्ट्रक्चर समझो पहले बिजनेस का, ठीक है। आई होप आप सभी को इस वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये सेक्टर आखिर किस प्रकार से वर्क कर रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिल रही है। आप सभी को अगर मेरा एफर्ट पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। भाई मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। अब देखो, अपन बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान के ऊपर, वापस आते हैं कि इस शेयर के बारे में क्या है। देखो भाई, ये जो सेक्टर है, अगर ये जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से समर्थन मिलता है, और आने वाला समय अगर एथेनॉल का है, तो जितनी भी शुगर वाली कंपनीज है ना, सभी का पैसा बनने वाला है, ठीक है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जहां तक बात रही बजाज हिंदुस्तान के बारे में, तो इस कंपनी में सिर्फ 2 ही प्लस पॉइंट है। पहला, लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूस ये कंपनी करते हुए देखने को मिलती है, और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, रेपुटेड ग्रुप से कंपनी बिलोंग कर रही है, बजाज ग्रुप, बस। इसके अलावा और कोई प्लस पॉइंट इस कंपनी का नहीं है। फंडामेंटल कुछ भी दमखम नहीं था भाई, पूरा मतलब पूरी हिस्सेदारी इन्होंने गिरवी रखी हुई है, तो फंडामेंटल वाली कोई बात है नहीं। जहां तक बात रही गवर्नमेंट सपोर्ट की, अगर इस सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट की पूरी जरूरत है, तो मैं आपको एक राय तो नहीं दूंगा, देखो भाई ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आप थोड़ा सा सेफ खेल सकते हो। जैसे मतलब इससे बढ़िया से शेयर आपको और भी मिल जाते हैं इस सेक्टर के अंदर, जैसे EID पेरी एक बढ़िया शेयर है, ठीक है। बलरामपुर चीनी की अगर बात करूंगा, ये भी एक अच्छा शेयर है। श्री रेणुका शुगर, ये भी एक लॉस मेकिंग टाइप की कंपनी है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। देन इसके बाद में बन्नारी अमन शुगर, तो ये भी मतलब ठीक टाइप है, मतलब छोटी कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप इसका बजाज हिंदुस्तान के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ऑफकोर्स ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती, ये भी छोटा छोटा प्रॉफिट करती है, लेकिन हाँ, इस कंपनी के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। तो मैं आपको ज्यादा यही बोलूंगा कि बजाज हिंदुस्तान जिसके फंडामेंटल कमजोर है, तो रिस्क अगर आपको लेना ही है इस सेक्टर के अंदर, देखो रिस्क तो है, ठीक है। गवर्नमेंट का समर्थन मिलना ना मिलना, ये एक रिस्क ही मान के चलो आप। गवर्नमेंट चाहे तो किसी सेक्टर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आप कहते हो ना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो ट्रेडिंग कर लेना या फिर अंधाधुन कोई भी शेयर खरीद लेना, ये रिस्क नहीं होता, ठीक है। रिस्क होता है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो गलत भी जा सकता है। तो ऐसे में क्या करो आप कि बजाज हिंदुस्तान से बढ़िया शेयर में भी शायद EID पेरी या फिर बलरामपुर चीनी, ये हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो और बड़ा पैसा लगाना चाहते हो। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो के बारे में, मतलब जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।